हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है कि हमारे इंडियन ऑटो सेक्टर में जो रेप्यूटेड टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी यूएसपीज क्या हैं, मतलब किस टाइप की मशीन्स के लिए वो रिनोन हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हमारा जो पेट्रोल का जो सेगमेंट है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है कम्यूटर टू व्हीलर्स के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो ने होंडा के साथ टाई अप करके स्टार्ट किया था एंड फिर 2011 के अराउंड ये सेपरेट हो गए थे। तो अब हीरो मोटोकॉर्प एक सिंगल एंटिटी है, ये खुद ही अपनी जो मशीन्स हैं उनको मैन्युफैक्चरर करते हैं, R&D भी इनकी खुद की है और ये जाने जाते हैं अपने रफ एंड टफ रिलायबल टू व्हीलर कम्यूटर सेगमेंट की मशीन्स के लिए। इनकी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा फेमस हैं और स्प्लेंडर आई थिंक एक अननोन नाम किसी के लिए भी नहीं है। और ज़्यादातर जो वर्कशॉप्स में इन एंड आउट होने वाली मशीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हीरो ही होने वाली है और मेनली स्प्लेंडर है वो होने वाली है। उसके बाद में इसी इंजन के अराउंड इनकी बहुत सारी और मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे कि आपकी HF डिलक्स हो गई, पैशन हो गई, सुपर स्प्लेंडर हो गई, आई स्मार्ट हो गई एंड अलॉट मोर। जो मेन फोकस है हीरो का वो इन्हीं पर है। हालांकि हीरो अब अपनी इस इमेज को चेंज करने के लिए और भी जो इंजन्स हैं उन पर काम कर रहा है। 125 सीसी में जो एक्सट्रीम है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी अभी गेन कर रही है। ऐसे ही फिर 160 में है एंड फिर एक्सट्रीम पहले 200 में भी आती थी। एक्सपल्स भी इनके काफ़ी अच्छी जो बाइक है, एक निश सेगमेंट की जो ऑडियंस है उसके लिए बन चुकी है। और करिश्मा पर भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं तो वो भी थोड़ी ठीक ठाक सेल हो रही है। स्कूटर्स भी बनाते हैं ये और इनका एक वीदा इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आई थिंक मोटरसाइकिल्स एंड स्पेशली स्प्लेंडर, यही इनकी यूएसपी है। और अगर सर्विस वाले एस्पेक्ट से बात की जाए तो ईजी पार्ट अवेलेबिलिटी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इनके हैं नहीं। जो भी बेयर बेसिक रिक्वायरमेंट हैं एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए, उसी के अराउंड इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। तो ईजी टू मेंटेन है, ईजी टू रिपेयर है, पार्ट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी आसान है। तो ओवरऑल ये है हीरो फॉर यू। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी, जैसे हीरो के लिए स्प्लेंडर है वैसे ही इस ब्रांड के लिए एक्टिवा है। तो मैं बात कर रहा हूँ HMSI की, मतलब होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया। तो ये जाने जाते हैं अपने रिफाइंड स्मूथ इंजन्स के लिए और हीरो अभी भी, हीरो का जो कम्यूटर सेगमेंट वाला जो 100 सीसी इंजन है वो कहीं ना कहीं होंडा की ही देन है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी फेमस और पॉपुलर मोटरसाइकिल में जो इंजन है वो आज तक भी होंडा का जो प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो होंडा क्या चीज़ है। होंडा हर टाइप की मशीनरी बनाता है, 100 सीसी से लेकर के ऑल द वे 1000 सीसी तक। वो इनके बिग विंग नाम से जो शोरूम्स होते हैं उनमें सेल होती है। पर अगर हम नॉर्मल इंडियन सिनेरियो की बात करें, ज़्यादातर लोग क्या खरीद रहे हैं तो वो एक्टिवा खरीद रहे हैं। 110 सीसी का स्कूटर है एंड आई थिंक जब स्कूटर या स्कूटी नाम भी लोगों को समझ में नहीं आया था तब से एक्टिवा जो है वही इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बनी हुई है। ऑलमोस्ट स्प्लेंडर के इक्वलेंट ही इसकी सेल है एंड इंजन्स जो हैं वो इनके स्मूथ हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है रिपेयरिंग के हिसाब से देखा जाए तो भी। और पार्ट अवेलेबिलिटी हीरो जितनी नहीं है बट स्टिल होंडा की जो पार्ट अवेलेबिलिटी है वो है। स्पेशली जो इनकी जो मोस्ट सेलिंग मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कूटर्स में एक्टिवा हो गई एंड बाइक्स में इनकी शाइन है वो थोड़ी ठीक बिकती है, तो इनके पार्ट्स हैं वो ईजिली मिल जाते हैं। तो दिस इज़ होंडा फॉर यू। उसके बाद में नेक्स्ट जो नाम आता है दैट इज़ गोइंग टू बी बजाज या फिर TVS, कैसे भी ले लो, पर हम बजाज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बजाज की प्लेटिना और सिटी जो सीरीज़ है बजाज की वो काफ़ी फेमस है। पहले डिस्कवर भी थोड़ी ठीक बिकती थी, अब डिस्कवर की इतनी ज़्यादा सेल है नहीं। पल्सर काफ़ी ज़्यादा बिकती है। बजाज जानी जाती है नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई इम्प्लीमेंटेशन अपनी मशीन्स में करने के लिए। इन्होंने कावासाकी के साथ टाई अप किया था पहले, तो उसी के चलते इन्होंने एक इंजन डेवलप किया था, वो काफ़ी अच्छा वो इंजन है, प्लेटिना में पहले आता था। आज भी जिन लोगों के पास वो वाला इंजन है उनकी जो बाइक्स हैं वो लाखों किलोमीटर चल चुकी हैं और बहुत ही शानदार फ्यूल एफिशिएंसी आज भी डिलीवर कर रही हैं, डिस्पाइट ऑफ कि E20 फ्यूल हमें मिल रहा है। इजी टू रिपेयर है, बहुत अच्छी पार्ट अवेलेबिलिटी है और
बजाज को अगर किसी ने फेमस किया है तो वो है बजाज का ब्रांड पल्सर। बजाज ने जो हमारे एंथुजियास्ट जो बंदे हैं जिनको स्पोर्ट्स बाइक्स चाहिए थी अफोर्डेबल रेंज में, उनको बजाज ने ही पल्सर अवेलेबल कराई थी। पल्सर 220, 180, 150, 125 भी आती है। फिर इनकी NS और RS सीरीज़ आई, उसके बाद में डोमिनार आई। तो बजाज ने भी काफ़ी सारी जो बाइक्स हैं वो बनाई हैं। अवेंजर करके भी इन्होंने एक बाइक है, क्रूज़र टाइप की, जो ऑडियंस है उसको केटर करने के लिए वो बनाई है। बजाज काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और बजाज ने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप भी कर रखा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। पर अभी अगर बजाज को समराइज़ करूं तो वो ये होगा कि कम्यूटर सेगमेंट में भी इनकी ठीक पकड़ है और स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। बाकी जो यूनिक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट टेक हो गया या फिर DTSI हो गया, ये सब बजाज ने ही किया है हमारी जो इंडस्ट्री है एटलीस्ट उसमें। तो नेक्स्ट TVS की बारी आती है। तो TVS अपने रेसिंग हेरिटेज के लिए जानी जाती है। वैसे TVS की कम्यूटर बाइक्स भी थोड़ी ठीक सेल होती हैं, स्पोर्ट हो गई, रेडियन भी ठीक बिक रही है, 125cc में जो रेडर है वो भी ठीक ठाक सेल हो रही है। लेकिन TVS का नाम आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है दैट इज देयर ब्रांड अपाचे। तो अपाचे के अंडर अब बहुत सारी बाइक्स आने लग गई हैं। पहले तो खाली RTR 150 आती थी, आई थिंक पहले वो 150 थी, फिर उसको RTR किया गया, उसके बाद में 160 एंड 180 में अवेलेबल हुई वो, उसके बाद में उसमें 4 वाल्व करके जो इंजन है उसमें चेंजेस किए गए, फिर 200 4V अवेलेबल कराई गई एंड नाउ आपके पास 310 है वो भी अवेलेबल है और एक अपाची का नेकेड वर्जन है वो भी अवेलेबल है। और रिसेंटली इन्होंने एक एडवेंचर टाइप में भी अपनी जो बाइक है वो लॉन्च की है। और TVS का एक जुपिटर स्कूटर बहुत फेमस है। पहले वेगो भी आता था और अभी भी बहुत सारे और भी टाइप के स्कूटर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्रांड TVS का सेल हो रहा है स्कूटर सेगमेंट में तो दैट इज़ जुपिटर। तो जुपिटर 110 में आई थी पहले, अब 125 में भी आ गई है। 125 की पार्ट अवेलेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, लेकिन जुपिटर 110 जो है उसके पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे एंड ईजी टू वर्क है। एज सच नहीं है कि TVS ने भी, बजाज और TVS ने भी पार्ट्स हैं वो आफ्टर मार्केट शॉप्स पर अवेलेबल करा रखे हैं, तो इन्होंने भी रोक के नहीं रखा है कि हम नहीं देंगे, हमारे से ही सर्विस सेंटर से ही काम कराओ। उसके बाद में बारी आती है जापानीज की। तो जापानीज में आपके पास कावासाकी है और सुजुकी है, पर कावासाकी और सुजुकी हैं उनकी हायर कैपेसिटी की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो थोड़ी ठीक बिकती हैं। लोअर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स कावासाकी की तो रेयरली कोई बिकती है। सुजुकी में भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मतलब इनकी जो जिक्सर आती है वो हो गई, जिक्सर SF हो गई, स्कूटर बर्गमैन हो गया, एक्सेस एक स्कूटर आता है इनका, वो थोड़ा ठीक सेल होता है मार्केट में, उसकी थोड़ी ठीक रेपुटेशन है, बट पार्ट अवेलेबिलिटी उतनी ईजी नहीं है और सर्विस नेटवर्क भी कोई खास नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो सुजुकी इंडिया में लोअर कैपेसिटी में कोई ज़्यादा अच्छी सेल है वो नहीं कर रही है। हालांकि इनकी हायर कैपेसिटी बाइक्स हैं, कटाना हो गई, ज़्यादा तो नहीं बिकती है पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और हायाबुसा का तो सभी को पता है अच्छी खासी सेल होती है। उसके अलावा इनकी एक वी-स्टॉर्म वाली जो सीरीज़ आती है वो हो गई, उसमें अलग अलग कैपेसिटी की मोटरसाइकिल्स आती हैं, बट अगेन वो भी एक बहुत ही निश जो ऑडियंस है वही परचेस करती है। रिफाइंड इंजन्स हैं, इजी टू रिपेयर आई वुड से, हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन पार्ट अवेलेबिलिटी इज एन इशू डेफिनेटली। अब बात करते हैं कावासाकी की। तो कावासाकी की भी अगेन पार्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा इशू है और एक्सपेंसिव हैं पार्ट्स, ईजी टू रिपेयर है भी और नहीं भी है। और हायर कैपेसिटी तो वही बात है, एक अलग ही ऑडियंस को केटर करता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस है वो नहीं कर रहे हैं। फिर यामाहा अच्छी सेल होती है हमारे यहाँ। MT-15 और R15 इन दो ने आई थिंक यामाहा को जिंदा करके रखा है। बाकी इनकी और ये FZ हो गई, फेजर हो गई, ये पहले सेल होती थी, अब इतनी ज़्यादा कोई खास है नहीं। सल्यूटो की भी कोई ज़्यादा खास सेल है नहीं। फसीनो आती है, फसीनो की भी कोई ज़्यादा खास सेल है नहीं। और यामाहा के और भी बहुत सारे स्कूटर्स एंड बाइक्स आई हैं, पर वो सारी आई वुड से फ्लॉप नहीं तो हिट भी नहीं। बाकी एक एरोक्स करके यामाहा का मैक्सी स्कूटर आता है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही बात है उसकी बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है, तो ज़्यादातर लोग उसको परचेज नहीं करते हैं। पार्ट अवेलेबिलिटी मिल जाते हैं पार्ट्स, ऐसी बात नहीं है, पर हर कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है वो रह गया है। तो दिस इज यामाहा फॉर यू, इजी टू रिपेयर हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लगती MT-15 और R15, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, अच्छे स्मूथ रिफाइंड इंजन हैं, रिलायबल भी हैं। अभी रिसेंटली यामाहा ने एक नया कॉन्सेप्ट है वो निकाला है, लेट्स सी उसकी सेल है वो कितनी होती है, कैसे क्या रिस्पॉन्स उसका आता है। इंजन तो हालांकि उसमें भी वही 155cc वाला है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें भी है नहीं। फिर हम बात करें और
थोड़े से कम बिकने वाले ब्रांड्स की, तो ट्रायम्फ हो गया, अभी ट्रायम्फ और बजाज ने टाई अप भी किया है, तो लोअर कैपेसिटी की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी अवेलेबल हुई हैं, ठीक ठाक सेल हो रही है। पार्ट अवेलेबिलिटी इशू रहेगा डेफिनेटली। ट्रायम्फ जिस टाइप के इंजन के लिए जाना जाता है उससे थोड़ा सा ये डाउन स्केल है, पर वही बात है, वो प्राइसिंग जिस हिसाब की है उसी हिसाब से फिर आपको चीज मिलेगी। उसके बाद में आपकी जावा ESD हो गई कि क्या ही बात करें, बहुत ही लिमिटेड नंबर में सेल होती हैं। और KTM एक टाइम पर बहुत ज्यादा शाइन किया था इस ब्रांड ने, बट अब आई थिंक कि KTM का क्रेज है वो उतना नहीं रहा है। KTM बजाज के साथ टाई अप में डेवलप हुई है, बजाज के पास ही जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं, स्टेक है KTM के अंदर वो है। KTM हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, रिलायबल इनके इंजन बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर भी कोई ज्यादा खास KTM की पार्ट अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। अब आई नो एक ब्रांड को मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है, दैट इज रॉयल इनफील्ड। तो रॉयल इनफील्ड है वो बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहा है, और रिलायबल तो मैं नहीं बोलूंगा इतनी, लेकिन हाँ कहीं भी लेकर के जा सकते हो, लोग लेकर के भी गए हैं, चाहे वो रिलायबल हो चाहे नहीं हो, गेट्स द जॉब डन, वो वाली चीज है। मेरे हिसाब से तो इजी टू रिपेयर है, बट बहुत सारे मैकेनिक्स हैं वो डरते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी ऐसी ओड चीज़ें हैं जो कि आपकी नॉर्मल जो बाइक्स हैं उनमें नहीं देखने को मिलती हैं, तो वो हाँ थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो या कुछ अलग टाइप की टेक्नोलॉजी हो, एक बार आप समझ लो तो बहुत ही ईजी है काम करने के लिए, एंड दैट इज वाई लोग डरते नहीं हैं कि रिलायबल नहीं है। अब वाली तो थोड़ी मुश्किल हो गई है काम करने के लिए, पर पहले वाली बहुत आसान थी। पहले वाली आप लिटरली रोड के साइड में मैन स्टैंड लगा करके उसको ठीक कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है बेयर बेसिक टूल्स के साथ भी। सबसे ज्यादा बुलेट इनकी सेल होती है, वो चाहे आपकी नॉर्मल बुलेट हो चाहे वो क्लासिक हो, और सबसे ज्यादा सेल होने वाला इंजन है दैट इज योर 350cc। और अभी 650cc के जो ट्विन सिलेंडर वाले जो इंजन है वो भी बड़े प्यारे हैं इनके, हालांकि उनमें भी रिलायबिलिटी कंसर्न्स हैं, बट इतने भी नहीं है कि उसको एकदम कचरा इंजन बोल दिया जाए। बढ़िया इंजन है, बढ़िया पावर डिलीवरी है, टॉर्क बहुत बढ़िया है, और मजा आता है चलाने में। तो दिस इज रॉयल इनफील्ड फॉर यू। पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, इजी टू वर्क है, एटलीस्ट एक बार आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली इजी टू वर्क है। चीप भी है, ज्यादा महंगे पार्ट्स नहीं है रॉयल इनफील्ड के, मतलब 650 के तो 650 के हिसाब से रेट है, लेकिन 350 के हिसाब से अफोर्डेबल है। तो पेट्रोल हो गया, अब हम मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। तो इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा बदनाम ओला इलेक्ट्रिक। तो ये जाने जाते हैं हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ठूस ठूस के भरने के लिए अपनी ईवीज में, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर अपडेट्स में ग्लिचेस के लिए जाने जाते हैं। सब विरोध ही कर रहे हैं आज के टाइम पर तो ओला का, क्योंकि ना तो इनकी कोई आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, पार्ट अवेलेबिलिटी भी नहीं है, शोरूम के अंदर खुद ही इनको पार्ट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो बाहर तो ये क्या ही देंगे। अगर 100 लोगों ने ओला ली है तो आई थिंक 20 या 30 आपको सेटिस्फाइड कस्टमर मिल सकते हैं, बाकी सब किसी न किसी तरीके से डिससेटिस्फाइड ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओला की S1 Pro आती है, S1X आती है, S1 Air आती है, सब में प्रॉब्लम्स हैं। रिपेयरिंग के लिए अच्छा स्कोप है, एक बार आप ईवी का स्ट्रक्चर समझ जाओ और आप आउटसोर्स कर सको कैसे भी करके पार्ट्स को, तो डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोप है। दिस इज डेफिनेटली ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगर एक अच्छे ईवी ब्रांड की बात की जाए तो दैट आई वुड से कि एथर है। हालांकि सर्विस नेटवर्क इतना वाइड स्प्रेड नहीं है इनका, और पार्ट्स भी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ओला की तरह धोखा नहीं देती हैं। ज्यादातर एथर के जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड आपको देखने को मिलेंगे। सर्विस थोड़ी सी ये लोग और इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़े से सर्विस नेटवर्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। पार्ट अवेलेबिलिटी भी डेफिनेटली एक कंसर्न है, एथर में भी टाइम लगता है, अगर कोई ज्यादा बड़ा पार्ट खराब हो गया है तो। बाहर तो आई डोंट थिंक कि एथर के पार्ट्स अवेलेबल हैं। इजी टू मेंटेन हैं भी और नहीं भी हैं, अगेन वही बात है, सर्विस सेंटर पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको मेंटेन करना। उसके बाद में हमारे जितने भी पेट्रोल वाले ब्रांड्स हैं वो लगा लो, जैसे बजाज ने चेतक बना रखा है, टीवीएस ने iQube बना रखी है, हीरो का वीदा है, तो इन सब के भी बिक रहे हैं, ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। मिक्स्ड ओपिनियंस हैं लोगों के ईवी टू व्हीलर्स को लेकर के, कुछ बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं उतना भी मज़ा नहीं है। और उसके बाद में बचे हुए जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स आ गए जो कि ज़्यादा बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, वो चाहे एम्पियर हो गया, ओकिनावा हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया। हीरो का वीदा भी ब्रांड है और हीरो इलेक्ट्रिक भी है, जो कि स्लो चलने वाली जो ईवी टू व्हीलर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरर करता है। एंड उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो टॉर्क मोटर्स हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई, तो ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस डेडिकेटेड ईवीज हैं। इनका ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी मार्केट में इतने लोगों ने खरीदी ही नहीं है, तो ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स है वो आया भी नहीं है। और फिर ये चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, अनगिनत हैं, हर टाउन में आपको एक नए ब्रांड का जो शोरूम है वो देखने को मिल जाएगा, तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट करना चाहता नहीं हूँ। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एक CNG बाइक आती है बजाज की, वो आई थिंक सभी को पता ही होगी। तो ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।